नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एनवी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं इंसिया और आज आपका सामने मैं लेकर आई हूँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट फर्स्ट। और इसमें हमने कुछ लैंग्वेजेस कवर किए जो कि सी प्लस प्लस और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आगे बढ़ने से पहले हमारे सभी यूजर्स हमारे एनवी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, हु डेवलप्ड द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है। पहला ऑप्शन है डेनिस रिची, दूसरा ऑप्शन है जेम्स गॉसलिंग, तीसरा ऑप्शन है विंडसर्फ, चौथा ऑप्शन है गुडो वैन रॉसम। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ए। ऑप्शन ए है डेनिस रिची। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज वाज यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ। सी लैंग्वेज किसके डेवलपमेंट में यूज किया गया था इन चारों में से? तो चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है। देखिए पहला ऑप्शन है विंडोज, दूसरा है लिनक्स, तीसरा है यूनिक्स और चौथा है डॉस। ये चारों डिफरेंट ओएस है। इनमें सी लैंग्वेज किस ओएस के अंदर यूज की गई थी? तो चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया गया था। अब देखिए यूनिक्स एक बहुत कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूज किया जाता है सर्वर के अंदर, बड़े बड़े वर्क स्टेशन के अंदर और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, स्टेबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी तो इनमें बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, स्ट्रक्चर इन सी इज यूज्ड टू। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर क्या यूज होता है स्ट्रक्चर का? चलिए देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है स्टोर सिंगल वैल्यू, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, स्टोर कांस्टेंट या फिर स्टोर फंक्शन। स्ट्रक्चर का क्या काम होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर करेगा एक ही लिस्ट के अंदर या एक ही ग्रुप के अंदर। तो देखिए स्ट्रक्चर एक ऐसा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो ग्रुप करता है डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा, वो भी एक सिंगल आइटम के अंदर, एक टाइप के अंदर। और हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करके। STRUCT, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम उसकी वैल्यूज को लिखेंगे। ऐसा कुछ करली ब्रेसेस है, ठीक है, इनके अंदर आप अपनी वैल्यूज को लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, रिकर्जन का मतलब क्या होगा? रिकर्जन मींस, देखिए पहला ऑप्शन लूप इनसाइड लूप, दूसरा है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, तीसरा है वेरिएबल कॉलिंग फंक्शन, चौथा है मेमोरी रीयूज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकर्जन का मतलब क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है बी, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, जिसके अंदर फंक्शन खुद ही बार बार खुद को कॉल करता रहेगा। ये एक टेक्निक है जो हमें प्रोवाइड करवाएगी कि बड़े कॉम्प्लेक्स या प्रॉब्लम को हम स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम के अंदर तोड़ के उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, हु डेवलप्ड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी प्लस प्लस लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? तो देखिए अभी तक हमने पढ़े थे सी लैंग्वेज के क्वेश्चन, अब हम आगे बढ़ते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के ऊपर। तो चलिए आपको बताना इसका आंसर कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का डेवलपमेंट किसने किया? IBM, टिम बर्नर्स ली, डेनिस रिची या फिर ब्यार्नो स्ट्रोस्ट्रूप ने? तो देखिए इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी,
ब्यार्नो स्ट्रोवस्ट्रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेटा हाइडिंग इन सी प्लस प्लस इज अचीव्ड थ्रू। डेटा हाइडिंग है वो किस फंक्शन के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है, बताइए। पहला ऑप्शन है देखिए एनकैप्सुलेशन, दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा है इनहेरिटेंस और चौथा है ओवरलोडिंग। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एनकैप्सुलेशन। अब देखते हैं कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन एक ऐसी टेक्निक है या ऐसा फंक्शन है जो आपको प्रोवाइड करवाता है अपने डेटा को, अपने सेंसिटिव डेटा को हाइड करने में, ताकि यूजर जो है वो उसे ना देख पाए। मतलब ऐसा कोई डेटा जो आपको यूजर को दिखाना नहीं है, तो उसे आप हाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग एनकैप्सुलेशन टेक्निक। अब इसको आप अचीव कैसे करेंगे? क्लास के वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर करके। जब आप वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे तो यूजर उन डेटा को नहीं देख पाएंगे जो आप छुपाना चाह रहे हैं या जो आपने प्राइवेट वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर किया है, वो सिर्फ डेवलपर ही देख पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको उसे देखना है या मॉडिफाई करना है उस प्राइवेट मेंबर को या वैल्यू को, तो उसके लिए आपको पब्लिक गेट और सेट मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा डेटा हाइडिंग और एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 है इन सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है डिफरेंट फंक्शन नेम, दूसरा है सेम फंक्शन सेम पैरामीटर, तीसरा है सेम फंक्शन नेम लेकिन डिफरेंट पैरामीटर, चौथा ऑप्शन है फंक्शन इनसाइड फंक्शन। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहा है सेम फंक्शन नेम और डिफरेंट पैरामीटर, मतलब फंक्शन का नाम सेम होगा लेकिन आप उसमें पैरामीटर जो है वो डिफरेंट डाल के उसको डिफर कर सकते हो एक दूसरे से, एक दूसरे से आप अलग बता सकते हो। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब यही होगा कि आप एक फंक्शन बना दो, जैसे आप ऐड के लिए फंक्शन बना रहे हो, दो वेरिएबल को जोड़ने के लिए एडिशन फंक्शन बना रहे हो, तो अब उसमें आप पहले फंक्शन में डालोगे इंटीजर वाली वैल्यू, ठीक है, फंक्शन सेम ही यूज करें, और दूसरे फंक्शन में डालेंगे आप फ्लोट वाली वैल्यू, पॉइंटो वाली, डेसिमल वाली वैल्यू। तो दोनों के अंदर फंक्शन सेम ही काम करेगा लेकिन पैरामीटर जो हमने वैल्यू दी है वो अलग अलग काम करेगी, तो इसके लिए वो दोनों फंक्शन अलग हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। आई होप कि फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन सी प्लस प्लस डिस्ट्रक्टर इज यूज टू। सी प्लस प्लस के अंदर डिस्ट्रक्टर का यूज कहाँ होता है, किस लिए किया जाता है। तो चलिए टाइम शुरू हो चुका है आपका। पहला ऑप्शन है क्रिएट ऑब्जेक्ट करने के लिए या डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट करने के लिए, तीसरा है इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है कॉपी ऑब्जेक्ट करने के लिए। तो चलिए इसका आंसर है डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट। तो आप डिस्ट्रक्टर के नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब होने वाला है डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जब प्रोग्राम के अंदर क्रिएट होगा तो उसका डिस्ट्रॉय होना भी निश्चित है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो प्रोग्राम आगे चल के करप्ट भी हो सकता है, तो इसीलिए डिस्ट्रक्टर का यूज किया जाएगा ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए बाद में, जब उसका काम खत्म हो जाए प्रोग्राम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही पूछा जाने वाला ज्यादा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि फ्रेंड फंक्शन का सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या पर्पस है, क्या उसका मोटिव है। तो देखिए टाइम आपका शुरू हो गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं, एक्सेस प्राइवेट मेंबर करने के लिए यूज होता है, या फिर इंक्रीज स्पीड करने के लिए, रिड्यूस मेमोरी करने के लिए, या फिर क्लास को इनहेरिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन है, मतलब कि एक्सेस प्राइवेट मेंबर। जो आपने किसी क्लास के अंदर आपने प्राइवेट मेंबर बनाए हैं उसे एक्सेस करने के लिए फ्रेंड फंक्शन का यूज किया जाएगा। फ्रेंड फंक्शन कोई क्लास का मेंबर नहीं होता है, लेकिन हमें किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए ये हमें अलाउ करता है, ये हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए आप इसके नाम से भी पता लगा सकते हैं कि ये फ्रेंड फंक्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्जन ऑफ सी प्लस प्लस वॉज कॉल्ड। सी प्लस प्लस के फर्स्ट वर्जन को क्या कहा जाता था या क्या उसका नाम था? पहले से उसका नाम सी प्लस प्लस नहीं पड़ा था, पहले कुछ और नाम था, उसके बाद बदल के सी प्लस प्लस किया गया। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए आप। तो चलिए हम देखते हैं, इसका राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर है इसका डी, सी विथ क्लासेस। अब इसका नाम सी विथ क्लासेस क्यों रखा गया था? क्योंकि क्लासेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट किया था सबसे पहले, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था सी विथ क्लासेस। सी से पहले एक लैंग्वेज थी बी, उससे बनी, पहले बनी थी बीसीपीएल, फिर थी बी, और उसके बाद बनी बी से सी लैंग्वेज। तो इसका नाम रखा गया सी विथ क्लासेस। पर ये बोलने में बहुत ज्यादा प्रोग्रामर को या डेवलपर को ऐसे वियर्ड लग रहा था, बहुत बड़ा नाम लग रहा था, तो उस उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में रख दिया उसका नाम सी प्लस प्लस, तो तभी से इसका नाम बना है सी प्लस प्लस। ठीक है, चलिए हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन 11 कह रहा है, इन सी प्लस प्लस नेम स्पेस इज यूज टू। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेम स्पेस क्यों यूज किया जाता है या क्या फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है वेरिएबल स्टोर करने के लिए, दूसरा है नेम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए, तीसरा मेमोरी एलोकेट करने के लिए, या चौथा स्पीड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो चलिए इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट। नेम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, किसी प्रोग्राम में अगर दो फंक्शन सेम नाम के आ गए तो उसका हम जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा उनके बीच, उसे रोकने के लिए हम यूज करेंगे नेम स्पेस। उन फंक्शन के आगे हम अगर नेम स्पेस लिख देंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वो दोनों फंक्शन अलग अलग काउंट होंगे। ये आप वेरिएबल के नाम, फंक्शन, क्लासेस के नाम को अलग अलग डिफाइन करने के लिए आप उनके आगे नेम स्पेस लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जो है क्या, जावा वॉज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। जावा जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो किस कंपनी द्वारा डेवलप की गई थी? तो देखिए अभी हमने दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, सी और सी प्लस प्लस। अब हम बड़े हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, आइए उसके ऑप्शन देखते हैं, और साथ ही साथ आपका टाइम भी शुरू हो गया है। पहला ऑप्शन है आईबीएम, दूसरा है ओरेकल, तीसरा है सन माइक्रो सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। तो इन चारों में से जावा का डेवलपमेंट कौन सी कंपनी ने किया था वो बताना है आपको। तो चलिए इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है सन माइक्रो सिस्टम। अब देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री में आपसे शेयर करना चाहूंगी। जावा का आविष्कार जेम्स गॉसलिंग ने किया था 1995 के अंदर। किसकी मदद से? सन माइक्रो सिस्टम कंपनी की मदद से, जिसके अंदर वो काम करते थे। ये कंपनी थी जिसमें जेम्स गॉसलिंग काम करते थे। ये जब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलीज हुई तो उसने बहुत सारी पॉपुलैरिटी इंक्रीज की, बहुत सारी अ, सफलता पाई आगे। लेकिन उसकी शुरुआत, जो उसका विकास होना जो शुरू हो गया था, वो 1991 में ही शुरू हो चुका था सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के अंदर, लेकिन उसे फाइनली 1995 के अंदर ही लॉन्च किया गया। इसके पहले उसे लॉन्च नहीं किया गया था ऑफिशियली। तो आई होप कि जावा के बारे में उसकी हिस्ट्री आपको क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जावा। फादर ऑफ जावा किसे कहा जाता है? तो देखिए ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में, मैंने आपको बताया था, तो आई होप आपको याद होगा। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता दीजिए। मैं बोलती हूँ इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जेम्स गॉसलिंग, दूसरा है टिम बर्नर्स ली, तीसरा है आइजैक न्यूटन, चौथा है ब्यार्नो स्ट्रॉव स्ट्रूप। तो चलिए इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए, जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग ने 1995 में जावा का ऑफिशियली पहला वर्जन जो है वो लॉन्च किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 के अंदर दे रखा है, इन सी प्लस प्लस जे डी के स्टैंड फॉर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जे डी के किस लिए यूज किया जाता है, या जे डी के है क्या आखिरकार?
तो चलिए, पहला ऑप्शन है जावा डीबग किट, दूसरा है जावा डेवलपमेंट किट, तीसरा है जावा डिप्लॉयमेंट किट और चौथा है जावा डिजाइन किट। जेडी के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका क्लियर होना जरूरी है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है इसका बी वाला, जावा डेवलपमेंट किट। अब मैं आपको बताना चाहूंगी जावा डेवलपमेंट किट के बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें। तो देखिए, जावा डेवलपमेंट किट जेडी के एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है और डेवलपमेंट किट है जो हमें प्रोवाइड करवाएगा कुछ टूल्स और कुछ लाइब्रेरीज, जिनकी मदद से आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐप बना सकते हैं, एप्लेट डिजाइन कर सकते हैं। विदाउट जावा डेवलपमेंट किट के बिना आप जावा के अंदर कोई भी ऐप, कुछ भी डिजाइन या कुछ भी एप्लेट बना नहीं सकते। ठीक है, अगर वो टूल्स और लाइब्रेरीज प्रोवाइड नहीं करवाएगा तो आप उसमें कुछ भी चीजें नहीं बना पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा इज मेनली बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। जावा मेनली कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? जैसा कि आपने 11th-12th में क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि सी और स्टैक और क्यू जो है उनके कुछ प्रिंसिपल थे, लीफो फीफो करके ऐसा कुछ। तो वैसे ही जावा का भी एक प्रिंसिपल है। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला है राइट वंस कंपाइल एवरीवेयर, दूसरा है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, तीसरा है कोड वंस रन फास्ट, चौथा है राइट वंस रन एनीवेयर। ये भी काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है राइट वंस रन एनीवेयर। इसको हम शॉर्ट के अंदर WORA वोरा भी कहेंगे, कई जगह पे WORE भी कहा जाएगा, जिसका मतलब होगा एवरीवेयर। तो दोनों ही अगर ऐसा कुछ आए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही राइट होंगे। ठीक है, अब वो वोरा के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, जिसके अंदर वोरा जो है वो एक स्लोगन है जो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा 1995 में इम्प्लीमेंट किया गया था या बताया गया था, लॉन्च किया गया था। जो क्या बताता था? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्रॉस प्लेटफॉर्म बेनिफिट के बारे में। ये बताता था कि जावा का कोड एक बार कंपाइल हो जाए तो उससे हम किसी भी डिवाइस के ऊपर या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं JVM का यूज करके। JVM का यूज करके हम किसी भी डिवाइस या किसी भी OS पे जावा का कोड यूज कर सकते थे, इस प्रिंसिपल का यूज करके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा बाइट कोड रन्स ऑन। तो देखिए ये हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी आप अपना आंसर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो देखिए पहला ऑप्शन है इंटरप्रेटर, दूसरा है JVM, तीसरा है OS डायरेक्टली और चौथा है कंपाइलर। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका JVM, बी ऑप्शन, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन कंप्यूटर को इनेबल करती है, कंप्यूटर को ऐसा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएगी ताकि उसके ऊपर जावा के प्रोग्राम इजीली रन किए जा सके। और JVM एक इंटरप्रेटर की तरह एक्ट करेगा, एक इंटरप्रेटर बन जाएगा हमारे कोड और हार्डवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ताकि इजीली हम जावा के कोड को रन कर सके। आई होप कि आपको ये JVM का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कॉन्सेप्ट है वो जावा के अंदर यूज नहीं किया जाता है। ये हम इजीली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जैसे बाकी जो सिंपल इनहेरिटेंस है उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर दो पेरेंट क्लास है, फर्स्ट और सेकंड, और इसका डेटा हम डाल रहे हैं थर्ड क्लास के अंदर। दो पेरेंट क्लास का डेटा डालेंगे थर्ड क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये चीज जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो इसे पॉसिबल करने के लिए आपका कौन सा ऐसा कीवर्ड है या कौन सा ऐसी चीज है जिसको हम
यूज करके ये पॉसिबल कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को। तो देखिए पहला ऑप्शन है इंटरफेस, दूसरा है ऑब्जेक्ट, तीसरा है पैकेजेस, चौथा है क्लासेस। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंटरफेसेस। इंटरफेसेस का यूज करके आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल आपको समझाना चाहेंगे हम। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये हमारी क्लास 1 है और ये क्लास 2 है। इन दोनों का डेटा जब हम क्लास 3 में डालेंगे तो क्लास 1 और क्लास 2 को हमें इंटरफेस बनाना पड़ेगा, और जब हम तीसरी क्लास में उसे डालेंगे, इनहेरिट करवाएंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इम्प्लीमेंट वर्ड। ठीक है, इम्प्लीमेंट वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे। बाकी के अंदर क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड का यूज होगा दूसरे जो अदर इनहेरिटेंस है उन्हें इनहेरिट करने के लिए दूसरी क्लासेस में। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर जब हम इंटरफेस का यूज करेंगे तो उस इंटरफेसेस क्लास को हम जब इनहेरिट करवाएंगे किसी एक चाइल्ड क्लास के अंदर, तो उस समय हम यूज करेंगे एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल था, इजी है बहुत। आई होप कि आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 18 कह रहा है, इन जावा, जावा के अंदर फाइनल कीवर्ड क्यों यूज होता है या उसका क्या यूज है। तो देखिए आपका टाइम हो चुका है शुरू। पहला देखते हैं इनहेरिटेंस क्लास, इनहेरिट क्लास, दूसरा है क्रिएट ऑब्जेक्ट, तीसरा है रेस्ट्रिक्ट मॉडिफिकेशन, चौथा है हैंडल एक्सेप्शन। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्ट मॉडिफिकेशन। फाइनल कीवर्ड का यूज हम करेंगे वेरिएबल, मेथड या क्लास के आगे फाइनल लिख के, ताकि उनकी वैल्यू को हम चेंज ना कर सके, अनचेंजेबल बना दे। ताकि प्रोग्राम के अंदर अगर आपने ये ए वेरिएबल लिया और इसकी वैल्यू आपने रख दी 10, और जब आगे आप प्रोग्राम के अंदर ए को जब भी यूज करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगी, उसके अंदर हम यूज चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम उसके आगे फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के। तो चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 के अंदर है, इन जावा कंस्ट्रक्टर नेम इज। जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर नेम क्या होता है या फिर कैसा दिखता है, हम उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिए टाइम आपका शुरू हो गया है। ऑप्शन देखते हैं, मेन फंक्शन होगा, सेम एज क्लास नेम होगा, एनी नेम होगा, या फिर इनिट फंक्शन होगा। जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर नेम क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेम एज क्लास नेम। जो हमने क्लास का नाम लिखा होगा वही उसका आगे जाके कंस्ट्रक्टर बनेगा। हम किसी और नाम से कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट कर सकते। कंस्ट्रक्टर मतलब कि उसका ऑब्जेक्ट जो क्लास के अंदर वेरिएबल या उसकी वैल्यूज को, प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने का काम करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इन जावा विच कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिट क्लास। क्लास को इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाएगा। देखिए ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए। तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, पहला इंपोर्ट कीवर्ड, दूसरा है फाइनल कीवर्ड, तीसरा है इनहेरिट कीवर्ड और चौथा है एक्सटेंड्स कीवर्ड। इन चारों में से कौन सा कीवर्ड है जो क्लास को इनहेरिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए देखिए इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन डी। जैसा कि हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास सिंपल इनहेरिटेंस का जब यूज करते हैं तो एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया जाएगा, और जब मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ हम काम कर रहे हैं तो क्लास को इनहेरिट करने के लिए आप यूज करेंगे इम्प्लीमेंट कीवर्ड। इम्प्लीमेंट कीवर्ड, ठीक है। आई होप कि आपको ये
इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जावा के अंदर। तो देखिए इसी के साथ साथ आज आपके लिए 2 बोनस क्वेश्चन है। तो चलिए 2 बोनस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोनस क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि सी लैंग्वेज जो है वो कौन सा अप्रोच फॉलो करती है। सी लैंग्वेज जो है वो कौन सा अप्रोच फॉलो करती है। देखिए जिसको आंसर पता है जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा टॉप डाउन अप्रोच। मतलब टॉप से डाउन जाएगा, ये ऊपर से नीचे जाएगा। चलिए दूसरा बोनस क्वेश्चन है आपका, जावा है वो कौन सा अप्रोच फॉलो करेगी। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा अप्रोच फॉलो करता है। जिसको पता है जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है आपका बॉटम डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। मतलब ये जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, बॉटम से अप की तरफ, ऊपर की तरफ। देखिए ये 2 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अप्रोच वाला। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं और हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।